मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी इस चैप्टर में जो आपके समझ में नहीं आए। ये क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की जो बुक है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, उसका चैप्टर फर्स्ट है इंडिया एंड लोकेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में इस चैप्टर से हट के भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऑलराइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ओके। और ये हम आने वाली वीडियोस में पूरी बुक कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और मैं इंश्योर करता हूँ कि आपको दोबारा से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियोज़ देख ली, ऑलराइट। सो हाय एवरीबॉडी, जय हिंद, दिस इज जुबैद खान एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईएएस टारगेट। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है एक। उसमें अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्राइस है वो हम यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स हैं, हम 2 बुक्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 2 विनर्स अनाउंस किए जाएंगे, उनको एक बुक प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कॉन्टेस्ट की तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसके साथ मैं कंटेस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्योंकि हम इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है, ठीक। अब इसको बीच में से मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिससे कि क्या होता है, हमारा अर्थ जो है वो स्फेयर में है, ठीक। अब इस फेयर को अगर आधा कर देते हैं, आधे को कहते हैं हेमी भी कहते हैं, हेमी का मतलब हाफ भी होता है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर हो गया। अब जब मैंने इसको बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, जो कि हमारा 0 डिग्री इक्वेटर भी होता है, जो कि एक लैटिट्यूड है। अब ऊपर का जो हमारा हेमिस्फेयर है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नदर्न हेमिस्फेयर। नीचे का जो हमारा हेमिस्फेयर है उसको हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फेयर, ऑलराइट। अब अगर मैं बीच से एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा हेमिस्फेयर हो जाता है, इधर का जो हेमिस्फेयर हो गया आप लोगों को पता है कि ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, और ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। नाउ द क्वेश्चन इज़, हमारी इंडिया कहाँ पर लाई करती है, इंडिया की पोजीशन कहाँ है, क्या ये सदर्न हेमिस्फेयर में है, क्या ये नदर्न हेमिस्फेयर में है, क्या ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, या फिर क्या ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं फ्रीक्वेंटली तब आपको पता होगा। तो हमारी इंडिया की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, यानी नदर्न हेमिस्फेयर में है, सॉरी ये नीचे को चला गया, नदर्न हेमिस्फेयर में है, कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे तो उससे पहले ये बताना ज़रूरी था, ऑलराइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया, यस वी हैव सीन द मैप। आपने पहले ही मैप देखा है। और मार्क द सदर्न मोस्ट एंड नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, ओके। तो लेट मी टेक यू टू द मैप ऑफ इंडिया। तो इससे बेटर मुझे नहीं लगता आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इंडिया के मेन लैंड की बात हो रही है, मेन लैंड की बात हो रही है इंडिया के, ठीक। ये जो हमारा मेन लैंड है इसकी बात हो रही है। अगर यहाँ पर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, मेन लैंड की बात हो रही है, ऑलराइट। तो इंडिया का जो मेन लैंड है, अगर नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड की हम बात करें तो हमारा जो नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इसकी पोजीशन है। यहाँ पर ये लाई करता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके। आई एम रिपीटिंग 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और अगर हम सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया के मेन लैंड, देखिए मैं यहाँ पर मेन लैंड वर्ड पर जोर दे रहा हूँ, तो इंडिया का जो मेन लैंड है उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करता है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई करता है। और अगर हम इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो लाई करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ओके। तो मुझे लगता है नदर्न और सदर्न जितने भी लैटिट्यूड हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने बताया आपको। तो क्योंकि आप अभी हम इंडिया के मैप को स्टडी कर रहे हैं, इंडिया की लोकेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इंडिया की जो वेस्टर्न साइड है जहाँ हमारा अरेबियन सी है, उसमें जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये पूछ लेते हैं कि लक्षद्वीप मिनिकॉय से किसके थ्रू कनेक्ट है, या फिर मिनिकॉय और मालदीव किसके थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 8 डिग्री चैनल किस किस को कनेक्ट करता है, ऑलराइट। तो देखिए गाइस, ये हमारा लक्षद्वीप है,
ठीक है। और यह है मिनिकॉय आइलैंड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सी चीज़ है जो कनेक्ट करती है, तो वह है 9 डिग्री चैनल, ठीक है, इसको कहते हैं 9 डिग्री चैनल। ऑलराइट, अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो मिनिकॉय और ये आ गया हमारा मालदीव्स। थोड़ा जूम आउट करता हूँ फिर आपको दिखेगा, 1 मिनट। ये हमारा मालदीव्स है, ये हमारा मालदीव है और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड को जो कनेक्ट करते हैं वो कनेक्ट करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो 8 डिग्री चैनल है जो कि मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड को कनेक्ट करता है। मिनिकॉय आइलैंड ये है, मालदीव ये है, ओके। तो अब चलते हैं थोड़ा ईस्टर्न साइड में और बे ऑफ बंगाल की साइड में चलते हैं, जहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करते हैं। ये हमारा अंडमान सी है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक दूसरे से किसके थ्रू कनेक्ट हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के थ्रू कनेक्ट हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे यह है 10 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, 8 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है, 6 डिग्री चैनल हो गया। तो जैसे जैसे ये डिग्री कम हो रही है ना, जैसे जैसे नंबर कम हो रहा है, वैसे वैसे हम नीचे को जा रहे हैं, ठीक है, साउथ में जा रहे हैं। तो इस बात पर आप गौर फरमाइए। ऑलराइट, जैसे कि 10 डिग्री चैनल था जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को कनेक्ट करता था। अब ऐसा नहीं है कि अंडमान पूरा एक ही मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ अंडमान एक ही है, ठीक है। अंडमान के अंदर भी कई जगह हैं, जैसे कि साउथ अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो कनेक्ट करता है, जो बॉडी कनेक्ट करती है, उसको कहते हैं डनकन पैसेज, DUNCAN, डनकन पैसेज। ये अगर क्वेश्चन आए तो आप कर देना, डनकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कनेक्ट करती है। अब थोड़ा और नीचे ये पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है, ठीक है। ये हमारा लिटिल अंडमान है। और जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी मिला लें, इंदिरा पॉइंट आपने नाम सुना होगा, तो वो ग्रेट निकोबार में लाई करता है। देखिए देखिए ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर यू कैन सी, ये इंदिरा पॉइंट है। मैप में क्लियर शो नहीं हो रहा अभी। ये कहाँ पर लाई करता है? ये ग्रेट निकोबार में लाई करता है, ओके। और थोड़ा और नीचे आ रहे हैं, ये ग्रेट निकोबार हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया इंडोनेशिया इसके नीचे। तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार आइलैंड एक दूसरे से किसके, ये इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार आइलैंड एक दूसरे से 6 डिग्री चैनल के थ्रू कनेक्ट हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे वैसे वैसे डिग्री कम होती जाएगी, नंबर कम होते जाएंगे। ऑलराइट, और देखिए एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, जिसका नाम पहले रॉस आइलैंड था, एक हैवलॉक आइलैंड था और एक नील आइलैंड था, तो उसका नेम चेंज कर दिया। आप ये लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं कि रॉस आइलैंड को जो रीनेम करा है, अब उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक। और जो हैवलॉक आइलैंड था अब उसका नाम है स्वराज द्वीप, और जो नील आइलैंड था उसका नाम है अब शहीद द्वीप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम थोड़ा इंडिया के साउथ की तरफ देखते हैं, साउथ की लोकेशन चेक करते हैं। इंडिया और श्रीलंका, जो इंडिया और श्रीलंका जिस स्ट्रेट से कनेक्ट हैं, जिस बॉडी से कनेक्ट हैं, उसका नाम है पाक स्ट्रेट, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर स्ट्रेट क्या होता है। देखिए स्ट्रेट एक ऐसी छोटी वाटर बॉडी होती है जो लार्जर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है एक दूसरे से, ठीक है। ऑलराइट, स्ट्रेट एक ऐसी छोटी वाटर बॉडी होती है, स्मॉल वाटर बॉडी होती है, जो लार्जर बॉडीज़ को, 2 लार्जर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, ठीक। अब देखिए एग्जाम्स में, जैसे यूपीएससी लेवल एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि इंडिया और श्रीलंका को कौन सी ऐसी बॉडी है जो कनेक्ट करती है, आप बता देंगे पाक स्टेट, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, वो क्रोनोलॉजी में दे देंगे कि सबसे ऊपर कौन सा है पाक स्टेट, फिर उससे नीचे कौन सी जगह है, फिर उससे नीचे कौन सी जगह है, ठीक, ऐसा करके दे देंगे। जैसे कि अगर पाक स्टेट से आप नीचे देखते हैं तो ये आ गया पाक बे, पाक बे। अब ये बे क्या होता है आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे। हिंट दे देता हूँ, जैसे कि बे ऑफ बंगाल है हमारा, आप लोग अवेयर हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। तो पाक स्टेट से नीचे हो गया हमारा पाक बे, और पाक बे से नीचे हो गया हमारा गल्फ़ ऑफ मन्नार, गल्फ़ ऑफ मन्नार। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गल्फ़ किसे कहते हैं। गल्फ़ एक ऐसी बॉडी होती है जो चारों तरफ से या फिर ज़्यादातर पार्ट ढका हुआ होता है, लैंड से सराउंड होता है, जिसके चारों तरफ ज़मीन होती है, ठीक है। देखिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप देख पाएंगे। गल्फ़ एक ऐसी बॉडी होती है, ठीक
ठीक है, वाटर बॉडी होती है जिसके चारों तरफ ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन का होता है, ठीक है, या तो चारों तरफ या फिर ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन से घिरा हुआ होता है, ठीक। उस बॉडी को कहते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। हमने साउथ देख लिया, ईस्ट देख लिया, वेस्ट देख लिया, अब हम देखते हैं वेस्ट हम देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको गल्फ़ बताया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गल्फ़ ऑफ कच्छ, ठीक, गल्फ़ ऑफ कच्छ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गल्फ़ ऑफ कच्छ। जैसे कि मैंने बताया था कि गल्फ़ एक ऐसी बॉडी होती है जो चारों तरफ से या फिर उसका ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन से घिरा हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गल्फ़ ऑफ कच्छ है गया, और इससे नीचे होगा हमारा गुजरात के साइड में गल्फ़ ऑफ खंबत। गल्फ़ ऑफ खंबत आप देख सकते हैं, ये गल्फ़ ऑफ खंबत। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ज़रूरी है आपको बताना। अब बहुत बार दोस्तों ये पूछता है कि हमारी जो इंडिया है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ठीक। कुछ कंट्रीज़ दे देंगे, या फिर ऐसा पूछ लेंगे कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिससे इंडिया बाउंड्री शेयर नहीं करती, ऑप्शंस दे देंगे आपको, ठीक है। या फिर ये भी पूछते हैं, इस तरीके से भी पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया कौन सी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है और सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ट्रिक है, वेट, बचपन में MBA किया, BACHPAN, बचपन में MBA किया, इन्होंने बचपन में ही MBA कर लिया था, बचपन में MBA किया। अब मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए, इंडिया जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है ना, सबसे ज़्यादा किसी कंट्री के साथ अगर बाउंड्री शेयर करता है तो वो है, उसका नाम है बांग्लादेश। ये BA से बांग्लादेश, और फिर उसके बाद आती है चाइना, और फिर उसके बाद आती है पाकिस्तान, फिर आता है नेपाल, फिर आता है म्यांमार, फिर आता है भूटान, फिर आता है अफ़गानिस्तान। तो बचपन में MBA किया, इसको आप समझ गए होंगे, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफ़गानिस्तान। अब मुझे लगता है आप ये नहीं भूलेंगे। ऑलराइट, ऐसा होता है कि लैंड की बात करते हैं कि लैंड जिसने ऑक्यूपाई कर ली तो उस पर उसी के राइट्स होंगे, उसी के लॉज वहाँ पर चलेंगे, उसी के कानून चलेंगे, उसी के कायदे कानून चलेंगे वहाँ पर, जिसने भी लैंड ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, जिसकी भी ज़मीन है, जो भी है, वाटर है हमारा, जो सी है, ओशन है, उस पर किसका हक है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बहुत डिबेट हुई, तो UN में एक कन्वेंशन साइन हुई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। आई एम रिपीटिंग, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे UN क्लॉज भी कहते हैं, UNCLOS। तो 1982 में ये साइन हुआ था, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ द सी भी कहते हैं। तो उसने ना जोन्स डिवाइड कर दिए थे कंट्रीज़ के लिए कि भाई यहाँ तक जो है वो सिर्फ तुम्हारा है, मतलब तुम्हारा हक है इस पानी में, ठीक है, और यहाँ तक जो है, यहाँ पर तुम सिर्फ इस मुद्दे पर तुम्हारे कानून चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल, और यहाँ तक ये सबका है, ठीक है, सबका हक होगा इस पर, ठीक। ऐसे ये कन्वेंशन बनाया था जिसे सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। देखिए, इंडिया की जो एक्सटेंट है, वो मेन लैंड का जो एक्सटेंट है वो यहाँ तक है, ठीक, और जो वाटर है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, वो यहाँ तक है। तो इस लाइन को जो कहते हैं ना, वो कहते हैं बेस लाइन। समझ रहे हैं आप? बेस लाइन कहते हैं। तो देखिए, बेस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वो लाइन जो लैंड सरफेस को ओशन से अलग करती है उसे कहते हैं बेस लाइन, ठीक। अब इसके अंदर जो वाटर है ना, इसके अंदर जो वाटर है, जो बेस लाइन से लैंड सरफेस की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये जो वाटर है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल वाटर, ठीक। अब बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, अब द क्वेश्चन इज नॉटिकल माइल्स क्या होता है? तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ठीक। अब 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होता है उसको कहते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया के परमिशन के बिना, यानी ये इंडिया का टेरिटोरियल सी है, यहाँ पर मान लेते हैं इंडिया का टेरिटोरियल सी है, ठीक, मान लेते हैं, क्या ये तो है ही, इंडिया का टेरिटोरियल सी है, और मैं यहाँ से अपनी सबमरीन लेकर जाता हूँ, ठीक है, इंडिया के परमिशन के बिना, तो इंडिया मुझे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट मुझे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ओके, रोक सकती है। और अगर मैं अपना जेट लेकर जाता हूँ, अगर कोई प्लेन आता है, कोई जेट आता है जो कि इस एरिए के ऊपर से अगर गुज़रता है, तो ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इनका जुरिडिक्शन यहाँ पर भी होता है।
कहने का मतलब ये है सी बेड पर भी ये इनका जुरिडिक्शन है, सी बेड पर यानी समुद्र के नीचे से भी रोक सकते हैं, और शिप को भी रोक सकते हैं यानी सी सरफेस पर भी इनका जुरिडिक्शन है, और ये किसी जेट को भी रोक सकते हैं, कोई एरोप्लेन को भी रोक सकते हैं, यानी एयर स्पेस में भी इनका जुरिडिक्शन है टेरिटोरियल सी तक। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन इज के बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स दूर तक, यानी 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी हो गया प्लस 12 नॉटिकल माइल्स यानी 24 नॉटिकल माइल्स यानी कंटीजियस जोन बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स। ये जो होता है ये एक इंटरमीडिएट जोन होता है टेरिटोरियल सी और हाई सीज के बीच में। इसमें कोस्टल स्टेट्स के बाद ये अधिकार होते हैं कि वो अगर कोई इमिग्रेशन होती है, कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है, ठीक है, कोई घुसपैठ होती है, तो वो उनको रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि टेरिटोरियल सी और कॉन्टीजियस जोन में फ़र्क क्या होता है। टेरिटोरियल सी पर इनका जुरिडिक्शन तीनों जगह पर होता है, यानी समुद्र के अंदर भी, समुद्र के ऊपर भी और हवा में भी, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक ऊपर तक भी, ठीक। लेकिन कंटीजियस जोन में ऐसा नहीं होता है। कंटीजियस जोन में क्या होता है, ये एक सबमरीन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 24 नॉटिकल माइल्स में। अगर कोई सबमरीन इनकी इजाज़त के बिना अगर कोई एंटर करती है तो ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई 24 नॉटिकल माइल्स यानी टेरिटोरियल सी को अगर हटा दें तो उसके बाद का जो 12 नॉटिकल माइल्स है, अगर यहाँ पर कोई प्लेन इनकी इजाज़त के बिना आता है तो ये उसको रोक नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो कंटीजियस जोन में है। कंटीजियस जोन में कंट्री को एयर स्पेस राइट्स नहीं मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स दूर। देखिए यहाँ पर जो राइट्स होते हैं ना, किसी भी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक्सक्लूसिव यानी सिर्फ उसका, और इकोनॉमिक जोन यानी सिर्फ उसका इकोनॉमिक। यानी अगर कोई कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो वो वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकती है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर कर सकती है, एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है, या फिर कंजर्वेशन कोई प्रोग्राम चला सकती है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन उसको नहीं कर सकता। और कंट्री दूसरी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर नहीं कर सकता उसके परमिशन के बिना, ठीक। तो ये फ़र्क होता है। ऑलराइट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कंट्री को कोस्टल स्टेट जो होते हैं कंट्री के, उनको कोई राइट नहीं होता टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट, ठीक। देखिए जो हाई सीज होता है, ये जो हाई सीज होते हैं इसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी स्टेट्स कैन कंडक्ट एक्टिविटीज़ इन दीज एरियाज एज लॉन्ग एज उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पीसफुल पर्पज़ से हैं, ठीक है। जैसे कोई साइंटिफिक वे में एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल सी और ये कॉन्टीजियस जोन और इंटरनल वाटर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। देखिए, इफ़ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया दे आर रफली अबाउट 30 डिग्री। यस, ये बात सही है कि जब आप देखेंगे कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो रफली 30 डिग्री ही आएगा, दोनों का 30 डिग्री आएगा। लेकिन जब आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे ना नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। तो इतना डिफरेंस क्यों? हालांकि डिग्री में तो अप्रॉक्स ही आ रहा है, तो उसमें किलोमीटर में इतना डिफरेंस क्यों? तो इस बात को आप इस तरीके से समझें। आपको पता है कि जो लैटिट्यूड जो होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो लर होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस इक्वेटर पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे लगभग 101 किलोमीटर है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे ना, ये डिफरेंस कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पोल्स की तरफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा ये। ओके, तो आपको दिख रहा है कि बीच से तो ये इतना है, और ये ऊपर जाते 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 क्या हो रहा है, इतना होता जा रहा है, यानी डिस्टेंस कम हो रहा है। इस बात पर ध्यान दीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि डिस्टेंस कम हो रहा है, इक्वेटर पर ज़्यादा है। और लैटिट्यूड का क्या हिसाब है? लैटिट्यूड में डिफरेंस एक सा है, 101 किलोमीटर ही है, और ये भी ऊपर जाते जाते तक 101 किलोमीटर ही रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन रफली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक, इसको मान लीजिए इंडिया है। अब हमारे लॉन्गिट्यूड कैसे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर जाते 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 क्या हो रहा है, कस रहे हैं, कम हो रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से चौड़े हैं इक्वेटर की तरफ से, और नीचे जाते जाते ये कम होते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। इस बात को आप ध्यान से देखिए। अब लैटिट्यूड्स की बात करें, लैटिट्यूड 1 से हैं,
एक से ही हैं, ऊपर भी एक से ही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक सा ही है, लेकिन ये ऊपर जाते 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 थोड़ा सा कम होता जा रहा है। यही वजह है कि जो डिस्टेंस है वो नॉर्थ टू साउथ जो डिफरेंस है ना, नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है, और ये जो ईस्ट वेस्ट का डिफरेंस है क्योंकि कम होता जा रहा है तो ये 2933 किलोमीटर है, ये कम है। देखिए ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड क्योंकि ऊपर जाते 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 कम होते जा रहे हैं, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो इस वजह से इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है हमारा इंडिया का जो ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस है ना, वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और जो ये लैटीट्यूड जो है, ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ से लेकर जो है वो 3214 किलोमीटर, ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, यही रीज़न है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा है कि द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज होता है, ऊपर जाते जाते डिक्रीज हो रहा है पोल की तरफ, वेयर एज जबकि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू लैटीट्यूड्स, जबकि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू लैटीट्यूड्स के बीच रिमेन्स द सेम। देखिए मैंने भी यही बताया था कि रिमेन्स सेम, लैटीट्यूड्स के बीच का डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द लैटीट्यूड इट इज़ अंडरस्टूड, ये समझा गया है कि जो सदर्न पार्ट है ना कंट्री का लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स। देखिए ये हमारी कंट्री है फॉर एग्जाम्पल, अब इसका जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल एरिया है, वो ट्रॉपिकल एरिया है, और जो ऊपर वाला पार्ट है जो नदर्न पार्ट है वो हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया है, जिसकी वजह से ये सब ट्रॉपिकल जोन की वजह से या फिर वार्म टेम्परेट जोन की वजह से ये जो हमारे कंट्री में जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है क्लाइमेट में, सॉइल टाइप्स में, तरह तरह की वेजिटेशन, यही रीज़न है, ठीक है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। देखिए इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका इंडिया पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का लगभग डिफरेंस है, ठीक। इस 30 डिग्री की वजह से क्या होता है, टाइम 2 घंटे का टाइम में डिफरेंस आ जाता है। देखिए विच काउसेज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट। ये जो अरुणाचल प्रदेश में अगर मान लो यहाँ पर 8 बज रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर राजस्थान में, राजस्थान का जो जैसलमेर जगह है वहाँ पर क्या बज रहे होंगे, वहाँ पर अभी 6 ही बज रहे होंगे, क्योंकि सूरज जो है वो हमारे ईस्टर्न में 2 घंटे पहले उग जाता है और यहाँ पर 2 घंटे बाद सूरज की रोशनी जाएगी। इस बात को आप ध्यान दीजिए। लेकिन 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 इस बात से कोई परेशानी ना हो, इसलिए क्या हुआ कि कंट्रीज़ ने क्या किया, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट करा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी जो घड़ी में यहाँ पर टाइम हो रहा होगा ना, वही टाइम यहाँ पर भी माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर टाइम डिफरेंस है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया कंट्री के बीच से। एक 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड सेट किया गया, ठीक है, जो कि मल्टीपल है 7.5 का। अब क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो था ना, सारे सब देशों का जो बाप था वो इंग्लैंड था, ठीक। तो उसने क्या किया, उसने ग्रीनविच मेरिडियन से एक लाइन क्रॉस करी और फिर सभी कुछ उसी का अकॉर्डिंग हुआ, ओके। फिर कंट्रीज़ ने क्या किया, कंट्रीज़ ने अपने आसानी के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये तय किया कि भाई 7.5 डिग्री का हम मल्टीपल लेंगे, उसी के हिसाब से 7.5 डिग्री के हिसाब से हम लॉन्गिट्यूड लेंगे, उसी के हिसाब से हम टाइम सेट करेंगे। 7.5 डिग्री क्यों लिया था, देखिए आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है वो 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। 360 डिग्री घूमती है कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। 24 आवर में 360 डिग्री वो मूव करती है, घूम जाती है, ठीक है। यानी एक दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है 360 डिग्री का। अब 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में अगर 360 को डिवाइड करें 24 से, तो 8 से 24, 8 4 32, 8 5 40, और 3 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो आधे घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, 7.5 डिग्री, यानी 7.5 डिग्री, यानी 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट। तो इस वजह से ये मल्टीपल लिया गया अपनी आसानी के लिए, ताकि टाइम निकालने में आसानी हो जाए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर यही सब बातें लिखी हैं। देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी इस लॉन्गिट्यूड के मल्टीपल में ही हम अपना स्टैंडर्ड एक मेरिडियन सेट करेंगे। यही रीज़न है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट सेलेक्ट किया गया है एज ए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक, जो कि बिल्कुल मिडिल से होकर गुजरता है, बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है। अब वो कहाँ से होकर गुजरता है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए
और जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ना, उससे लगभग 5.5 घंटे आगे है हमारी कंट्री। ओके, देखिए देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर आर मोर देन 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्यू टू विच देयर ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड। देखिए हमारी इंडिया का जो साइज़ है उसके हिसाब से एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा है। अब जिनकी वजह से जिसकी वजह से उनके साइज़ की वजह से ना एक से ज़्यादा टाइम जोन्स हैं उन कंट्रीज़ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस हो गया, उसमें 7 टाइम जोन्स हैं। रशिया हो गया, उसमें भी कई टाइम जोन्स हैं। अभी आप मैप देख सकते हैं, लगभग इसमें मैंने सभी कुछ आपको बता दिया है। अब इंडिया के अगर एरिया की बात करेंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, जो कि लगभग पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है उसका 2.4 एरिया कवर करता है इंडिया। ठीक, और अगर साइज़ की बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब 7वीं लार्जेस्ट कंट्री, यानी 6 कंट्री इंडिया से बड़ी हैं पहले। अब वो कौन सी हैं, इसके लिए मैं आपको निमोनिक्स बताता हूँ, यानी रकूक बाई RCUC रकूक BAI कौन सी हैं। सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है रशिया, फिर उसके बाद हो गई चाइना, फिर उसके बाद हो गई USA, फिर कनाडा, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आती है हमारी प्यारा भारत देश महान, हमारा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री। ओके, तो आई होप आप देखिए, ये आप नोट कर लेना, ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। अगर हम इंडिया के साइज़ की बात करें तो इंडिया के साइज़ की वजह से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको नदियाँ भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब। यहाँ पर आपको हिमालय पहाड़, जैसे कि मैंने बताया, ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सब मिला के ना एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है। जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ इंडिया से नहीं होता, हमारा मतलब हम उसमें इंक्लूड करते हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। इन सबको मिलाकर हम कहते हैं कि हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक, देखिए जो हिमालयाज़ हैं, और अगर और पहाड़ियों को मिला दें, इसके और रेंजेस जो हैं उसको मिला दें, तो एक बहुत ही फिज़िकल बैरियर इन्होंने बैरियर साबित हुए हैं। ये एक बड़ी अड़चन होती थी पुराने टाइम में इनको क्रॉस करना, लेकिन साथ ही साथ इनमें कुछ जगह ऐसी भी थी जो एक जगह से दूसरी जगह हम इनको क्रॉस कर सकते थे। ठीक है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इनको दर्रे कहते थे। ठीक है, दर्रे, और इंग्लिश में बोलते हैं पासेस। वो शुरू से ही थे इन पहाड़ों में। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हो गया खैबर पास, हो गया बोलन पास, शिपकिला, नाथुला, नाकुला, बॉमडिला। अब आप अगर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पासेस पर सेपरेटली वीडियो बनाऊं, ठीक है, इनको मैप में आपको दिखाऊं, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और जो कोई भी आप चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड कि इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, नीचे कमेंट में आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द इवॉल्विंग ऑफ द यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हाँ, इन्हीं की वजह से जो है ये जो इंडिया की जो एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने में ना इन्होंने बहुत योगदान दिया है। देखिए, अगर पेनिनसुलर पार्ट की बात करें, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट, यानी ये जो पार्ट है इसको पेनिनसुलर कहते हैं, एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। दिस हैज़ प्रोवाइडेड इन द कंट्री विद द कोस्ट लाइन। इसकी कोस्ट लाइन जो है ना 6100 किलोमीटर है। देखिए, मेन लाइन की बात चल रही है, अगर इसका पूरी हम कोस्ट लाइन मिला देंगे तो वो 7517 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। दो गाइस, इंडिया और नेबर्स के बारे में मैंने सभी कुछ आपको बता दिया, और डिफरेंशिएट बिटवीन गल्फ एंड स्ट्रेट। गल्फ एंड स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको मैप के थ्रू बताया है, तो आप नहीं भूलेंगे। देखिए, जो जो मैंने बताया है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कंसिडर इट बाय क्लिकिंग ऑन दी लाइक बटन। देखिए, लाइक करना वीडियो को ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर भी क्लिक करना, और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अंटिल देन, जय हिंद।